सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का, और हमने अब तक मौलिक अधिकारों के 4 पार्ट में हमने अध्ययन किया है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार तक। और अपन पढ़ रहे थे स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 22, जिसके तहत 2 बातें मैंने बताई थी कि स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार यानी बंदीकरण अनुच्छेद 22 है, जिसमें बंदीकरण से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत यानी यह जो अधिकार है किस किस को प्राप्त नहीं होता है, यह 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है। कौन कौन को? एक तो विदेशी राज्य है या विदेशी देश हैं, जो देश है अन्य देश, उनके निवासियों के यानी शत्रु देश है हमारा, उसके निवासियों को प्राप्त नहीं होता है यह अधिकार। और दूसरा है जो निवारक नज़रबंदी अधिनियम के तहत जिसको बंदी बनाया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, उनको प्राप्त नहीं होता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अपन जो मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, उसके अंतर्गत अपन निवारक नज़रबंदी से आज की शुरुआत करते हैं। तो निवारक नज़रबंदी यानी निवारक नज़रबंदी से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, याद रखना, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के एक चीज़ है, प्लस दूसरी क्या है, शक या संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। यानी निवारक नज़रबंदी से क्या तात्पर्य हुआ कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंद करना, और किस आधार पर? शक या संदेह के आधार पर। यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि निवारक नज़रबंदी यानी निवारक नज़रबंदी से तात्पर्य हो गया कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के अपन शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब गिरफ्तार क्यों करते हैं? जब देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरा हो उस व्यक्ति से, तब राज्य को ऐसा प्रतीत हो तो वह शक के आधार पर उसको बंदी बना सकता है। और यह जो प्रक्रिया है, यह व्यक्ति को दंडित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक कैसी प्रक्रिया है? यह एक दंडित करने की नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया यानी निवारक नज़रबंदी अधिनियम है या निवारक नज़रबंदी है। इसके तहत क्या किया जाता है? जिस भी व्यक्ति के ऊपर शक हो, संदेह हो राज्य को, वह उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? गिरफ्तार कर सकता है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के। और अपराध, इसका मूल उद्देश्य क्या हो गया? निवारक नज़रबंदी का मूल उद्देश्य है कि अपराध करने वाला जो, यानी जिस व्यक्ति के ऊपर अपन को शक हुआ है, उस शक व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। अर्थात उसको इस निवारक नज़रबंदी के तहत यदि किसी को बंदी बनाया जाता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, बल्कि उसको अपराध, आगे भविष्य में होने वाला जो अपराध है उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। तो शक या संदेह के आधार पर इसमें गिरफ्तार कर सकते हैं। इसकी अधिकतम अवधि है वो 3 माह की होती है, यानी 3 माह तक अपन उसको क्या कर रख सकते हैं? बंदी रख सकते हैं। लेकिन यदि पुनः दोबारा से नया नज़रबंदी आदेश जारी कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत दोबारा से उसको बंदी बनाया जा सकता है। तो यह है आज का निवारक नज़रबंदी अधिनियम, अर्थात बंदीकरण से संरक्षण के संबंध में अपन ने जो देश के निवासियों और निवारक नज़रबंदी के तहत जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसके बारे में, या उसको जो अधिकार प्राप्त नहीं होता है उसके बारे में हमने देखा कि निवारक नज़रबंदी क्या है, कितने महीने तक इसमें गिरफ्तार किया जा सकता है और क्यों किया जा सकता है, क्या कारण है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। अब अपन पढ़ेंगे निवारक नज़रबंदी से संबंधित जो भारतीय संविधान या अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन से नियम बने हुए हैं। तो पहला नियम आता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसको अपन रासुका भी कहते हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पहला आता है। इसके अंतर्गत निवारक नज़रबंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
अपन यहाँ पर कुल 3 अधिनियमों की चर्चा करेंगे। तो पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये बना था 1980 के अंतर्गत और इसको रासुका के नाम से भी जाना जाता है। रा का मतलब राष्ट्रीय, सु का मतलब सुरक्षा, का मतलब कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बनाया गया ये कानून है। कब बनाया जाता है? 1980 के अंतर्गत बनाया जाता है। यानी 1980 ईस्वी के अंतर्गत एक अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश, अब देखो अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का तात्पर्य है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, जैसे केंद्र की बात करें तो सुरक्षा का मामला केंद्र सरकार के पास होता है, सुरक्षा केंद्रीय सूची का विषय होता है। तो केंद्रीय सूची सुरक्षा के विषय में यदि इसके अंतर्गत आता है तो केंद्र सरकार अध्यादेश जारी करेगी। तो केंद्र सरकार जब राज्यसभा लोकसभा है उनका संसद नहीं चल रहा है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश को तुरंत कानून की आवश्यकता हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है और उस आदेश को अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है और यह आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। अर्थात यह जो अध्यादेश होता है यह कानून के समकक्ष होता है। कैसे होता है? कानून के समकक्ष, यानी कानून के समकक्ष का मतलब सम्मान होता है। यानी जिस प्रकार से कानून बना हुआ है और उस कानून का जो प्रभाव होता है वैसा ही प्रभाव इस अध्यादेश का भी होता है। अब 1980 में इसका एक अध्यादेश जारी कर दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित। फिर 1981 ईस्वी के अंतर्गत इसको क्या कर दिया जाता है? कानून बना दिया जाता है। यानी इसके ऊपर क्या बनता है? कानून या विधि का निर्माण कर दिया जाता है। विधि का निर्माण यानी इसको जो अध्यादेश था इसको सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया सदन से, और सदन से पारित करके इसको एक कानून बना दिया गया। तो ये कानून तो कब बनता है? 1981 में। अध्यादेश जारी कब हुआ? 1980 के अंतर्गत इसको जारी किया गया। इसके अलावा और आता है जून 1984 में। जून 1984 ईस्वी के अंतर्गत इस कानून को, यानी जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है या जो रासुका है, इसको और अधिक प्रभावशाली बना दिया जाता है। यानी जून 1984 में अधिक प्रभावशाली इसको बना दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, तीनों डेट हैं। 1980 में अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश का मतलब यानी संसद का जब सत्र नहीं चल रहा हो, देश को तुरंत कानून की आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति जो आदेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, उसको क्या कहते हैं? अध्यादेश कहा जाता है, जिसका अध्ययन हम विस्तृत रूप से राष्ट्रपति वाले अध्याय में करेंगे। फिर 1981 में कानून या विधि का इसके ऊपर निर्माण कर दिया जाता है। यानी जो अध्यादेश जारी किया गया था इसको कानून का रूप प्रदान कर दिया जाता है। और जून 1984 ईस्वी के अंतर्गत इसको और अधिक प्रभावशाली, यानी इसमें इसके नियम हैं वो और अधिक कठोर बना दिए जाते हैं। यह तो हो गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इसका मूल उद्देश्य क्या है? यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित एक अधिनियम पारित हुआ। तो इसका मूल उद्देश्य है देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता। देश की एकता, दूसरा है अखंडता, देश की एकता, अखंडता व संप्रभुता तथा सांप्रदायिक एवं जातीय दंगों को प्रेरित करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करना, उनको रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यानी उनको क्या कर देना? नज़रबंद कर देना। यानी रासुका का प्रमुख उद्देश्य क्या है? या अपन कहे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य देश की एकता को बनाए रखना, अखंडता को बनाए रखना और उसकी संप्रभुता को बनाए रखना तथा सांप्रदायिक एवं जातीय दंगों को यदि कोई प्रेरित करता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना? गिरफ्तार कर लेना, उसको नज़रबंद कर देना, इसका प्रमुख उद्देश्य माना गया है। फिर चलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। तो इसके 2 प्रमुख प्रावधान हमारे इस अध्याय में बताए गए हैं। पहला प्रावधान बताया गया है कि इसमें जिस व्यक्ति को भी नज़रबंद किया जाता है उसकी नज़रबंदी का आदेश जब समाप्त हो जाता है
तो उसको एक नया आदेश जारी करके पुनः बंदी बनाया जा सकता है। अर्थात मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें 3 माह के लिए बंदी बनाया जाता है सामान्यतः है, लेकिन यदि नज़रबंदी के लिए दोबारा से उसे आदेश जारी करके दोबारा पुनः आदेश जारी करके दोबारा उसे नज़रबंदी का आदेश जारी कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे बंदी बनाया जा सकता है दोबारा से। एक हो गया। दूसरा है नज़रबंदी के हर कारण पर, यानी नज़रबंद क्यों किया गया है, उसका क्या कारण है, उसके हर एक कारण पर जो भी अदालतें हैं वो अदालतें अलग अलग विचार करके फैसला लेती हैं, उनको अलग अलग रूप से फैसला करना होता है। यदि वह फैसले में उसको अवैध मानती है तो उसको रिहा कर दिया जाता है, यदि अवैध न मान करके उसको फिर से लगे, अदालतों को, न्यायालय को ये लगे कि इसको दोबारा से बंदी बनाना आवश्यक है तो वह उसे दोबारा से भी बंदी बना सकती है। तो ये हो गया रासुका या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। दूसरा आता है विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी अधिनियम। तो पहला अधिनियम हमने पढ़ लिया। दूसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी अधिनियम। यानी निवारक नज़रबंदी हमने अध्ययन कर लिया। इसके अंतर्गत दूसरा इसका प्रमुख जो आता है अधिनियम वो है विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम, जिसका निर्माण है 1976 ईस्वी में किया गया था। यानी सन 1976 ईस्वी में निवारक नज़रबंदी से संबंधित तस्करी को रोकने के लिए, विदेशी मुद्रा का संरक्षण करने के लिए कि किस प्रकार से हमारे देश में यहाँ पर विदेशी मुद्रा आई है, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी किस अधिनियम में दी गई, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी अधिनियम, जिसका कब किया गया 1976 में इसका गठन किया जाता है या इसको बनाया जाता है। इसके अलावा तीसरा आता है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। तीसरा है, ये दूसरा हो गया, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम। देखो, निवारक नज़रबंदी के तहत आने वाला तीसरा प्रमुख जो अधिनियम है, कानून है, वो कौन सा है? गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम है सन 2004 में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 2004 में। देखो, पहले ये सभी जो अधिनियम हैं ये आतंकवाद को, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले को, सांप्रदायिक दंगे हैं या जातीय दंगे हैं उनको भड़काने वाले या उनको प्रेरित करने वाले जो तत्व हैं, व्यक्ति हैं, उनको गिरफ्तार करने तथा देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए ये सभी अधिनियम पारित किए गए थे। ऐसी ही स्थिति में पोटा एक्ट बनता है। पोटा एक्ट आता है 2002 में। पोटा कानून, यानी यह कानून आतंकवादी जो गतिविधियां थी उनको नियंत्रित करने और उनको कम करने के लिए पारित किया गया था। लेकिन इस अधिनियम को बाद में समाप्त कर दिया जाता है, तो वर्तमान में यह समाप्त है। और इस अधिनियम को समाप्त करने के पश्चात जब अधिनियम समाप्त हो गया तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या किया जाता है? सितंबर 2004 में, या अपन कहें कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से लड़ने के लिए यह महसूस किया गया कि एक ऐसे कठोर कदम उठाए जाएं। तब भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा सितंबर 2004 में, कब? 2004 में कौन सा कानून बनाया जाता है? गैर कानूनी गतिविधियां कानून का एक अध्यादेश लाया जाता है। क्या सितंबर 2004 में क्या हुआ?
अध्यादेश लाया गया। क्या लाया गया? अध्यादेश। अध्यादेश को समझा दिया मैंने क्या होता है। सितंबर 2004 में एक अध्यादेश लाया जाता है और उस अध्यादेश को 31 दिसंबर 2008 को, यानी 31 दिसंबर 2008 कौन किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह। तो 31 दिसंबर 2008 है, 2008 को इस सितंबर 2004 में जो अध्यादेश जारी किया गया था, जो गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के नाम से, उसको 31 दिसंबर 2008 को मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है, अर्थात इसके ऊपर ये कानून बना दिया जाता है। यानी भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां थी उनको रोकने के लिए, देश की सुरक्षा एकता के लिए पोटा एक्ट लागू था 2002 से। लेकिन जब पोटा एक्ट को समाप्त कर दिया गया 2002 में, 2000 से लागू था ये, 2002 में जब इसको समाप्त कर दिया जाता है, तो समाप्त करने के पश्चात सरकार के द्वारा ऐसा महसूस किया गया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद है वो काफ़ी फैल चुका है, अभी भी वह फैल रहा है। तो इसको रोकने के लिए सितंबर 2004 में भारत सरकार के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है और उस अध्यादेश के माध्यम से गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम का एक अध्यादेश हो गया और उस अध्यादेश को 31 दिसंबर 2008 को मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा यहाँ से लागू कर दिया जाता है, अर्थात कानून बना दिया जाता है। तो आज हमने इस निवारक नज़रबंदी अधिनियम से संबंधित हैं 3 प्रमुख अधिनियमों का अध्ययन किया है। तो आपको यहाँ से छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यानी छोटा प्रश्न पूछे कि गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? 2004 में। पोटा एक्ट है 2002 में समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर क्यों किया गया? पोटा एक्ट को समाप्त करने के पश्चात गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम क्यों आवश्यक हुआ? तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से लड़ने के लिए और उसको खत्म करने के लिए शुरू किया गया। कब लागू हुआ? ये से सभी प्रश्न आपको छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बड़ा प्रश्न आपको पूछे 4 नंबर का, तो निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको तीनों प्रकार को निवारक नज़रबंदी का वर्णन करते हुए 2-3 लाइनों में, और फिर तीनों जो नियम अधिनियम हमने जिनका अध्ययन किया है उनका हमें उल्लेख करना होता है। अब अपन पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 22 तक का हमने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर लिया। अब अनुच्छेद 23 और 24 का अध्ययन करते हैं। तो ये सभी अधिनियम हैं, ये सभी अधिनियम निवारक नज़रबंदी अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। निवारक नज़रबंदी अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके टॉपिक में, अतः आपको इसको अच्छी तरीके से याद करना है। तो अब अपन अगला तीसरा जो है मौलिक अधिकार वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 तक का हमने अध्ययन कर लिया। अनुच्छेद 23 व 24, ये 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। इन दोनों अनुच्छेदों के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार लोगों को प्रदान, भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 23 का। तो अनुच्छेद 23 में किसका उल्लेख किया गया है? मानव का दुर्व्यापार एवं बेगार पर रोक। मानव का दुर्व्यापार एवं बेगार पर रोक। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23। यानी अनुच्छेद 23 है, इसमें मानव का दुर्व्यापार करने और साथ ही साथ बेगारी प्रथा पर रोक लगाने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत अपन देखें तो बेगार प्रथा, दूसरा है बलात् श्रम, मानव दुर्व्यापार, इसके अलावा सांगड़ी प्रथा। ध्यान रखना, बेगार प्रथा, मानव दुर्व्यापार, बेगार प्रथा, मानव दुर्व्यापार, सांगड़ी प्रथा और बलात् श्रम। बलात् श्रम
एवं सांगड़ी प्रथा, इन सभी का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। निषेध यानी इन पर रोक लगाई गई, निषेध या रोक लगाई गई है। देखो बेगार प्रथा है एक, तो एक मानव का दुर्व्यापार यानी मानव का दुर्व्यापार करना यानी उनको बेचना, खरीद फरोख्त करना उनकी। बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब हो गया कि बलपूर्वक श्रम करवाना, बलपूर्वक मेहनत या श्रम करवाना। और तीसरा है सांगड़ी प्रथा, यानी सांगड़ी प्रथा को अपन हमारी भाषा में बोलते हैं बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर जो प्रथा है, इन सभी प्रथाओं का अनुच्छेद 23 के तहत क्या किया गया है, इनको निषेध घोषित किया गया है, इनको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इस अधिनियम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए या कहें अपन की ये जो सभी बेगार प्रथा है, मानव दुर्व्यापार है, बलात् श्रम है, सांगड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा है, इन सभी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के कानून बनाए गए, जिनका मैं यहाँ पर उल्लेख करता हूँ। पहला है बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। पहला कौन सा है, बंधुआ मजदूर प्रणाली, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। यानी बंधुआ मजदूर प्रथा है, इसके ऊपर रोक लगाने के लिए सन 1976 के अंतर्गत, कब, सन 1976 में एक अधिनियम भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है। वो कौन सा है, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम। कब बनाया गया, 1976 में। तो आपको याद रखना है कि बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम है, वो कब बनाया जाता है, 1976 में बनाया जाता है। इसी से संबंधित यानी इन्हीं प्रथाओं को रोकने के लिए एक और अधिनियम भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है, महिला एवं बाल व्यापार, महिला एवं बाल व्यापार निवारण अधिनियम। याद रखना कौन सा, महिला एवं बाल व्यापार निवारण अधिनियम बनाया जाता है, कब, 1986 में। दोनों ही अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। केवल आपको इतने याद रखने हैं कि बेगार प्रथा, मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम, सांगड़ी या बंधुआ मजदूर प्रथा है, इनके ऊपर रोक लगाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से कानून पारित किए गए। तो कौन सा है, पहला है बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 और दूसरा है महिला एवं बाल व्यापार निवारण अधिनियम 1986। ये बना करके इस अनुच्छेद 23 के तहत जो बंधुआ मजदूर प्रणाली है, बंधुआ मजदूर प्रथा है या सांगड़ी प्रथा बोलते हैं जिसको, बलात् श्रम है, मानव दुर्व्यापार है, बेगार प्रथा है, इन सभी पर रोक लगाने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा किया गया है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 24 की, यानी यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया अनुच्छेद 23 तक, और अनुच्छेद 24 है वो आता है बाल श्रम का निषेध। यानी यह तो प्रथाओं से संबंधित था अधिनियम अनुच्छेद 23, तो अनुच्छेद अब है बाल श्रम का निषेध। यानी अनुच्छेद 24 है वो किसका निषेध करता है, बाल श्रम का निषेध करता है, यानी उसके ऊपर रोक लगाता है। निषेध बोल दो, रोक बोल दो या मनाही करता है। यानी अनुच्छेद 24 है, इस अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। देखो बाल श्रम क्या होता है, बाल यानी बालक, श्रम यानी मेहनत, यानी बालक किसको घोषित किया गया है भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के, अनुच्छेद 24 है इसका उल्लेख करते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनको कारखानों, खानों अथवा जोखिम वाले स्थान पर, जोखिम वाले स्थानों पर कार्य हेतु रोक। यानी 14 वर्ष से जो भी कम वर्ष आयु वर्ग का जो बालक है उसको कारखानों पर, खानों तथा जोखिम वाले कार्य में नियुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है, अर्थात उनके ऊपर रोक लगाई गई है। और यदि कोई इनका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, यानी 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बालक हैं
उनको यदि कोई खानों में, कारखानों में, जोखिम वाले स्थानों पर यदि कोई व्यक्ति है, यदि उसको काम पर लगाता है तो उसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम यानी एक अधिनियम बनाया गया है। कौन सा? बाल श्रम, यानी बालकों को श्रम का निषेध यानी उसको पूर्ण रूप से धरातल पर लाने के लिए, इसको लागू करने के लिए बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया है। और इस अधिनियम के तहत, जो 1986 में बना था, और इस बाल श्रम अधिनियम के तहत क्या किया जाता है? 3 वर्ष से 1 वर्ष का कारावास तथा 10,000 से 20,000 तक का क्या है? जुर्माना अथवा दोनों। यानी इस अधिनियम के तहत यदि कोई बाल श्रम का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 3 माह से 1 वर्ष तक, 3 माह से 1 वर्ष तक की जेल तथा 10,000 से लेकर के 20,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों। यानी यदि कोई भी व्यक्ति बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम है 1986 जो है, उसका यदि कोई उल्लंघन करता है और 6 से 14 वर्ष के जो 14 वर्ष से कम बालक हैं उनको कारखानों, खानों या जोखिम वाले स्थानों पर कार्य करने के लिए मजबूर करता है, तो ऐसी स्थिति में जो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में बनाया गया है वह अधिनियम उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। और इस अधिनियम के तहत 3 माह से 1 वर्ष तक का कारावास यानी जेल हो सकती है, साथ ही साथ 10,000 या से लेकर के 20,000 रुपये तक क्या हो सकता है? जुर्माना हो सकता है। या न्यायपालिका चाहे यदि ऐसी स्थिति पाए कि दोनों ही लगाना उचित है तो 3 से 1 वर्ष तक का कारावास और 10 से 20,000 के बीच के कितने भी रुपए जुर्माना यानी दोनों लगा सकती है। तो इस अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो बाल श्रम का निषेध किया गया है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा बनाया गया है? सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? आपको पूछा जाए कि अनुच्छेद 24 को धरातल पर उतारने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए, तो बाल श्रम निषेध प्रतिषेध अधिनियम 1986 बनाया गया, जिसके तहत 3 वर्ष से 1 वर्ष का कारावास तथा 10,000 से 20,000 रुपये जुर्माना लगता है, या दोनों भी लगाए जा सकते हैं, जिसके कारण से अपन कह सकते हैं कि बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत भारतीय संविधान में किया गया है। अब इसी बाल श्रम अधिनियम से संबंधित मैं आपको एक तथ्य बताता हूं कि वर्तमान में मोदी सरकार है, जब मई 2014 में मोदी सरकार बनी, उसके पश्चात मई 2015 में किसके द्वारा? मोदी सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार? मोदी सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? एक व्यवस्था की जाती है कि 14 वर्ष का जो बालक है वह अपना पुश्तैनी कार्य कर सकता है। कौन सा कार्य? पुश्तैनी कार्य में संलग्न रह सकता है, पुश्तैनी कार्य में उसे लगाया जा सकता है, परंतु पुश्तैनी कार्य में लगाया जा सकता है, परंतु प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य है। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। यानी मई 2014 में मोदी सरकार के द्वारा जो पुश्तैनी कार्य में संलग्न, जिनके पुश्तैनी कार्य का मतलब कि कोई भी बालक है उसके जो माता पिता हैं वो जिस कार्य में संलग्न हैं, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको क्या कहते हैं? पुश्तैनी कार्य कहते हैं। अर्थात माता पिता जिस कार्य में संलग्न हैं उस कार्य को बालक कर सकता है, चाहे वो 14 वर्ष से कम आयु का हो, लेकिन उसके लिए एक शर्त लगा दी कि बालक की जो प्राथमिक शिक्षा है वह अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए। यानी आप इसे काम करवा सकते हो, लेकिन प्राथमिक शिक्षा उसको प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में हमने अनुच्छेद 23 और 24 और निवारक नज़रबंदी से संबंधित जो अधिनियम है उनका अध्ययन किया है
जितने भी अधिनियम 4-5 अधिनियम मैंने यहाँ पर बताए हैं उन सभी को आप अच्छी तरीके से याद करें, साथ ही साथ अनुच्छेदों को भी आप ध्यान में रखते हुए चलें। और इस टॉपिक में अभी 2-3 वीडियो और बनेंगे। मौलिक अधिकार में थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो बोर ना हो, और इसके लिए आप अपना अध्ययन है, नोट्स हैं वो तैयार रखें और साथ साथ आप अध्ययन करते हुए अपने इसको याद भी करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।